प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा आपका द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सेकंड टॉपिक होगा आपका प्रिंट कम्स टू यूरोप, थर्ड द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, फोर्थ द रीडिंग मैनिया, फिफ्थ द 19th सेंचुरी, सिक्स्थ इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, सेवेंथ रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, एट्थ न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन एंड लास्ट एंड नाइन्थ आपका प्रिंट एंड सेंसरशिप। इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक्स के अंदर जो आपके सब टॉपिक्स हैं जिस तरह आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। जो अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले डेवलप हुई थी चाइना और कोरिया के अंदर। इससे पहले और कहीं प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं थी। और किस तरह प्रिंट की जाती थी ये बुक्स? किसी मशीन के ज़रिए नहीं बल्कि पेपर को रब करके, यानी वुडन ब्लॉक पर वर्ड्स को या उन प्रिंट को कार्व किया जाता था और फिर उस पर पेपर को रगड़ कर, उस पर इंक लगाकर पेपर को रगड़ कर कुछ इस तरह का प्रिंट किया जाता था। लेकिन चाइना का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट था, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इसलिए सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन देने के लिए चाइना को बहुत ज़्यादा मात्रा में बुक्स की ज़रूरत होती थी। यानी जब ऑफिसर्स को रिक्रूट करना होता था तो बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी प्रिंट्स की ज़रूरत होती थी। इसलिए चाइना जो है बहुत बड़ी तादाद में बुक्स प्रिंट किया करता था। 16th सेंचुरी में नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, जिससे वॉल्यूम ऑफ प्रिंट भी इंक्रीज़ हो गया। यानी जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो बुक्स की खपत जो है या बुक्स की मांग जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर 17th सेंचुरी तक आते आते चाइना का जो अर्बन कल्चर है वो एकदम से अप हो गया और यूज़ ऑफ प्रिंट जो है वो डाइवर्सिफाइड हो गया। डाइवर्सिफाइड मीन्स होता है यानी अब बुक सिर्फ जो है वो स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स के ज़रिए ही नहीं लिया जाता था, बल्कि जो मर्चेंट्स थे या जो बाकी लोकल लोग थे वो लोग भी प्रिंट का इस्तेमाल करने लगे। और जैसे जैसे रीडिंग का शौक़ लोगों में बढ़ता गया, रीडिंग जो है वो एक लीजर एक्टिविटी बन गई। यानी खाली वक्त में लोग क्या किया करते थे? रीडिंग किया करते थे। और जो रिच वुमेन हैं इन्होंने सबसे पहले रीड करना स्टार्ट किया और कुछ रिच वुमेन ने अपनी बुक्स या अपनी पोइट्री या प्लेस को जो है वो पब्लिश भी कराना शुरू किया। तकरीबन 19th सेंचुरी में वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स जो थी और ये मैकेनिकल प्रेसेस जो थी ये इंपोर्ट की गई और शंघाई जो है ये सबसे बड़ा हब बन गया न्यू प्रिंट का। यानी शंघाई में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रिंट किया जाने लगा। ये तो हो गया प्रिंट इन चाइना। अब हम देखेंगे प्रिंट इन जापान। तो जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, यानी जो बौद्ध मज़हब को फैलाने के लिए चाइना से जापान गए थे अराउंड 668 AD से 778 AD के बीच में, तो ये अपनी हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो साथ लेकर गए जापान। इस तरह जो ओल्डेस्ट जापानीज़ बुक है वो सबसे पहले प्रिंट हुई 1868 में, जिसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। इसमें 6 शीट ऑफ टेक्स्ट थी जो वुड कट इलस्ट्रेशन से बनी हुई थी, यानी लकड़ी को कार्व करके, लकड़ी को काट कर इन प्रिंट्स को बनाया गया था। इंक के ज़रिए उसको पेपर पर छापा गया था, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। मिडिवल जापान तक आते आते पोइट्स और प्रोज जो हैं ये रेगुलरली अपनी राइटिंग्स को पब्लिश कराने लगे। इसकी वजह से बुक्स जो हैं वो चीप होने लगी और बहुत ही आम होने लगी। यानी बुक्स की जो कीमत है वो अब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। लाइब्रेरीज़ और बुक स्टोर ये भी सब हैंड प्रिंटिंग मटेरियल से पूरी तरह भरे हुए थे, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स की बुक थी, जैसे बुक्स ऑन वुमेन, ऑन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनीज़, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट्स, कुकिंग और फेमस प्लेसेस। यानी अलग अलग टॉपिक्स की बहुत सारी बुक्स थी जिनसे लाइब्रेरीज़ और बुक स्टोर्स भरे पड़े थे। यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंट कम्स टू यूरोप। यानी अब यहाँ सवाल आता है कि प्रिंट जो है वो यूरोप तक कैसे पहुँचा। तो फॉर सेंचुरीज़ यानी बहुत ज़मानों से सिल्क रूट से हम चाइना से स्पाइसेस और सिल्क का ट्रेड किया करते थे। हम ही नहीं, ऑल ओवर इन यूरोप, यानी यूरोप तक जो है वो सिल्क रूट से स्पाइसेस और सिल्क का ट्रेड किया जाता था। इन 11th सेंचुरी चाइनीज़ पेपर भी जो है सेम रूट के ज़रिए यूरोप तक पहुंच गया। लेकिन अभी तक इनको ये नहीं पता था कि चाइनीज़ जो हैं वो इस तरह पेपर को प्रिंट कैसे करते हैं। उसके बाद जब मार्को पोलो
चाइना को एक्सप्लोर करने गए और वो वापस आए 1295 में, तब उन्होंने आकर इटली में बताया कि चाइना में किस तरह प्रिंट किया जाता है पेपर को, और फिर इटालियंस ने जो है बुक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया वुड ब्लॉक्स के ज़रिए। इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो स्प्रेड होती गई बाकी पार्ट्स ऑफ यूरोप में। लेकिन अब भी वुड ब्लॉक के अलावा लग्जरी एडिशंस वही माने जाते थे जो हैंड रिटन होते थे, यानी हाथ से लिखे जाते थे, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव पेपर पर लिखे जाते थे जिसको कहा जाता था वेलम। लेकिन ये लग्जरी एडिशंस जो हैं वो हर कोई नहीं ख़रीदता था। क्यों? क्योंकि मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पेपर और प्रिंट्स को ख़रीदा करते थे, और इनको ये डेली इस्तेमाल के लिए चाहिए होती थी, इसलिए ये चीपर प्रिंटेड कॉपीज़ ख़रीदा करते थे। तो जो स्क्रिप्ट्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स थे, यानी जो कैलीग्राफी किया करते थे, यानी बहुत अच्छा लिखा करते थे, तो जो बुक सेलर्स थे या वेल्दी लोग थे वो इनको पैसे देते थे और ये कहते थे कि आप हमारे लिए बुक जो है वो लिख दीजिए। और ये स्किल्ड हैंड राइटर्स जो थे ये उन बुक्स को बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल में और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लिखा करते थे। लेकिन ये कॉपिंग जो है, यानी प्रिंट को कॉपी करना हैंड राइटिंग से, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, लेबोरियस भी होता था और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग भी होता था। यानी आप सोच ही सकते हैं कि किसी चीज़ को देखकर पूरी बुक्स को लिखना हाथ से, और वो भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरत अंदाज में, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत लेबोरियस था। इसीलिए अर्ली 15वीं सेंचुरी तक आते आते वुड ब्लॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने लगी और हैंड राइटिंग को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वुड ब्लॉक्स के ज़रिए टेक्सटाइल को प्रिंट किया गया, प्लेइंग कार्ड्स को प्रिंट किया गया, रिलीजियस पिक्चर्स को प्रिंट किया गया और बहुत सारे ब्रीफ टेक्स्ट भी प्रिंट किए गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी, बुक्स की नीड बढ़ती जा रही थी, इसलिए ज़रूरत थी एक क्विकर और चीपर प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट की, यानी ऐसा टेक्स्ट या ऐसा तरीका जो जल्दी भी लिखा जा सके और चीपर भी हो। और ये ख्वाहिश लोगों की बहुत ही जल्द पूरी हो गई जब स्ट्रैसबर्ग में रहने वाले जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई 1430s के करीब। तो फर्स्ट सब टॉपिक हुआ आपका गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग जो थे ये मास्टर गोल्डस्मिथ थे। गोल्डस्मिथ मतलब होता है सुनार, और ये बहुत अच्छे से जानते थे पॉलिशिंग स्टोन्स वगैरह, यानी बहुत अच्छे कारीगर थे और ये एक्सपर्ट थे लीड मोल्ड्स बनाने में। मोल्ड कहते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं शुरुआती ढांचा, यानी किसी चीज़ को बनाने से पहले हम उसका ढांचा जो तैयार करते हैं कि वो बनने के बाद कैसा दिखेगा, तो उसको मोल्ड्स कहते हैं। और ये किस लिए बनाते थे? वो ट्रिंकलेट्स बनाने के लिए। ट्रिंकलेट्स एक तरह की ज्वेलरी होती है, तो ये बनाने से पहले वो मोल्ड्स बनाया करते थे। फिर इन्होंने सोचा, गुटेनबर्ग ने, कि क्यों ना हम अल्फ़ाबेट के मोल्ड्स बना लें, यानी वुड को कार्व करके एक इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट जो है वो उसका मोल्ड बना लिया जाए। और बाय 1448 गुटेनबर्ग ने एक परफेक्ट सिस्टम स्टार्ट कर दिया इन मोल्ड्स के ज़रिए, यानी अल्फ़ाबेटिकल मोल्ड से प्रिंट करना शुरू कर दिया। और जो पहली बुक इन्होंने प्रिंट की वो थी बाइबल, और विद इन 3 years इन्होंने 180 कॉपीज़ ऑफ बाइबल प्रिंट की। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई 1450 से 1550 तक प्रिंटिंग प्रेसेस जो है वो ऑल ओवर इन यूरोप सेटअप होने लगी, यानी जगह जगह। सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी 20 मिलियन कॉपीज़ थी प्रिंटेड बुक्स की यूरोप मार्केट में, जो 16th सेंचुरी तक आते आते तकरीबन 200 मिलियन कॉपीज़ हो गई, यानी तकरीबन 10 टाइम्स बढ़ गई। और यही आपका है प्रिंट रिवॉल्यूशन, यानी हैंड प्रिंटिंग का मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट होना प्रिंट रिवॉल्यूशन कहलाता है। यहाँ आपका सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। थर्ड टॉपिक है आपका द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिंट रिवॉल्यूशन है क्या। ये सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ये एक नया तरीका था बुक्स प्रोड्यूस करने का, जिसने लोगों की लाइफ को जो है बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म किया। उनकी रिलेशनशिप जो है इंफॉर्मेशन और नॉलेज से, उसको बहुत अलग तरीके से पेश किया, उसको बिल्कुल पूरी तरह बदल के रख दिया। और जो इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज़ थी उस वक्त की, उन पर भी सवाल उठाने पर लोगों को मजबूर कर दिया। इन प्रिंट्स ने लोगों को एक नया तरीका, नया रास्ता दिया
चीज़ों को देखने का, यानी लोगों के मन में नए नए आइडियाज़ आते थे जिनको वो इन प्रिंट्स के ज़रिए दूसरों तक स्प्रेड कर सकते थे या अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचा सकते थे। फर्स्ट सब टॉपिक है आपका अ न्यू रीडिंग पब्लिक। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस जो है वो स्प्रेड हुई, रीडिंग पब्लिक भी एक उभर कर आने लगी और प्रिंटिंग की कॉस्ट जो है वो, यानी कॉस्ट ऑफ बुक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। जैसे ही प्रिंटिंग की कॉस्ट कम हुई, बुक्स जो है वो एक फ्लड की तरह आ गई मार्केट में और हर कोई जो है वो आपको पढ़ता हुआ नज़र आने लगा। जब लोगों को बुक्स इजी और चीपली अवेलेबल होने लगी तो एक नई रीडिंग पब्लिक जो है वो उभर कर आई, क्योंकि उससे पहले, यानी इन सब प्रिंट के और बुक्स के और सस्ती बुक्स के आने से पहले रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एलाइट मानी जाती थी। यानी जो एलाइट्स लोग हैं, जो एक तरह से आप कह सकते हैं मुहज़्ज़िब लोग हैं, रॉयल फैमिली के लोग या अमीर या शुरफा लोग जो होते थे, समाज के बड़े लोग, वो ही सिर्फ रीड किया करते थे। और जो छोटे और पुअर लोग होते थे वो क्या किया करते थे, वो नॉलेज गेन किया करते थे ओरली। ओरली किस तरह, मतलब जैसे वो पब्लिक गैदरिंग्स में कोई एक शख्स जो पढ़ा लिखा होता था वो खड़ा हो जाता था और लोकल बलाड्स, पोएम्स, फोक टेल्स जो है वो नरेट किया करता था और बाकी सब लोग बैठकर उसको सुना करते थे। क्योंकि बाकी सब लोग पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए कोई एक शख्स ओरली पढ़कर सुनाया करता था कहानियों या बाकी सारे टेक्स्ट को। लेकिन अब जैसे जैसे बुक्स की जो है वो कॉस्ट कम होती जा रही थी, न्यू रीडिंग पब्लिक भी उभरती जा रही थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट होने की या पढ़ने लिखने की कोशिश करने लगे। लेकिन जो ये चेंज है ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो बुक्स हैं वो सिर्फ वही रीड कर सकते थे जो लोग लिटरेट थे और उस वक्त यूरोप का लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम था। उस वक्त मतलब 20th सेंचुरी के वक्त। तो जो पब्लिशर्स थे इन्होंने एक नया तरीका निकाला अपनी बुक्स को और ज़्यादा फेमस या लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी बुक्स की कंज्यूमिंग जो है वो ज़्यादा करने के लिए। वो क्या, इन्होंने जो पॉपुलर बलाड्स थी और फोक टेल्स थी उनको बुक्स में पिक्चर्स के साथ इलस्ट्रेट करना शुरू कर दिया। यानी इन फोक टेल्स और बलाड्स के साथ बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स बनानी शुरू कर दी। ये वही पोएम्स और फोक टेल्स थी जो गैदरिंग्स वगैरह में विलेज में ओरली सुनाई जाती थी या रिसाइट की जाती थी। ये सारी पोएम्स जो हैं वो अब बुक्स में प्रिंट की जाने लगी। इसकी वजह से जो पढ़ना लिखना नहीं भी जानता वो भी पिक्चर्स देखकर जो है वो समझ जाता था कि क्या चीज़ लिखी हुई है या किस बारे में लिखी हुई है। नेक्स्ट सब टॉपिक है आपका रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट के आने से एक पॉसिबिलिटी और क्रिएट हुई, यानी एक संभावना बढ़ गई कि आइडियाज़ जो हैं वो बहुत जल्दी और बहुत वाइडर सर्कुलेट हो सकते हैं। यानी बहुत बड़े पैमाने पर आइडियाज़ जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं। और दूसरा, इस चीज़ ने इंट्रोड्यूस किया डिबेट और डिस्कशन को, और लोग जो है वो कोशिश करने लगे अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने की। इवन वो लोग भी जो इस प्रिंट के बूम से खुश नहीं थे वो भी अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट करने के लिए प्रिंट का सहारा लेने लगे। यहाँ आपका लिखा हुआ है फेयर ऑफ प्रिंट, यानी प्रिंट से डर। प्रिंट से डर क्या था? प्रिंट से डर लोगों का ये था कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया प्रिंट पर कि क्या चीज़ प्रिंट हो रही है तो लोगों के दिमागों में या लोगों के अंदर रिबेलियस और इररिलीजियस थॉट जो हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं। रिबेलियस मतलब बगावती, क्रांतिकारी जो है आइडियाज़ लोगों के दिमाग में आ सकते हैं और इररिलीजियस थॉट भी आ सकते हैं। यानी लोग जो हैं वो मज़हब पर सवाल उठाने लगेंगे, धर्म पर सवाल करने लगेंगे। और ऐसा ही हुआ। 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। इन्होंने 95 थीसिस लिखे और क्रिटिसाइज़ किया सारी प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को रोमन कैथोलिक चर्च की, और उन्होंने चैलेंज किया चर्च को कि अगर आप सही हो तो आप मेरे आइडियाज़ से डिबेट करो। और मार्टिन लूथर की राइटिंग्स जो हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि ये बहुत ही वास्ट नंबर में पढ़ी जाने लगी और बहुत ही वाइडली प्रिंट भी की जाने लगी। और इसी एरा का मार्टिन लूथर का ये कोट बहुत ही फेमस है कि प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। थर्ड सब टॉपिक है आपका प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंट ने जो है जितनी भी पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर थी उस पर सवाल उठाने शुरू किए। यानी अलग अलग जो लोग जो हैं वो अपनी अपनी तरह से चीज़ों को समझते थे और उनको स्प्रेड किया करते थे प्रिंट के ज़रिए। और 16th सेंचुरी में क्या हुआ, मिनोकियो नाम का एक मिलर था इटली में, इसने
काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी जो इनकी लोकेलिटी में अवेलेबल थी, और इन्होंने क्या किया, इनके हाथ गलती से बाइबल लग गई, और बाइबल का जो मैसेज है इन्होंने वो खुद से री इंटरप्रेट कर लिया, और जो व्यू है गॉड एंड इट्स क्रिएशन का उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इससे रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, और इन थॉट्स को रिप्रेस करने के लिए यानी दबाने के लिए मनोकियो को 2 बार पकड़ा भी गया, और आखिरी बार जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया। तब रोमन कैथोलिक चर्च को जो है ये एहसास हुआ कि इन पॉपुलर रीडिंग की वजह से फेथ पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, यानी मज़हब पर सवाल आ रहे हैं, धर्म पर सवाल आ रहे हैं। और इसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया, कुछ कंट्रोल इम्पोज किए पब्लिशर्स पर और बुक सेलर पर। उन्होंने मेंटेन करना शुरू किया इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, यानी लिस्ट बना दी कि इस तरह की बुक्स जो है वो प्रिंट नहीं की जाएंगी, और ये सब हुआ तकरीबन 1558 तक। तो यहाँ तक आपको इतना तो समझ ही आ गया होगा कि प्रिंट ने लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाले, और प्रिंट जो है वो किसी भी थॉट को स्प्रेड करने के लिए एक पावरफुल वेपन की तरह काम करती है। यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है द रीडिंग मेनिया। अब 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में क्या होता है, लिटरेसी रेट जो है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है यूरोप के काफ़ी सारे हिस्सों में, और एंड ऑफ 18th सेंचुरी यूरोप के कुछ पार्ट्स में लिटरेसी रेट कितना हो जाता है, 60 to 80%। अब जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा लिटरेसी रेट बढ़ गया है तो ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत होगी तो लोगों को बुक्स आसानी से प्रोवाइड भी होनी चाहिए। तो बुक सेलर्स ने क्या किया, इन्होंने एम्प्लॉय करना शुरू किया पेडलर्स को। पेडलर्स कौन होते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर विलेज में बुक्स सेल किया करते थे, और इन बुक्स में हर तरह की बुक्स होती थी, यानी रिचुअल कैलेंडर्स भी होते थे, एल्मेनेक्स भी होती थी, बलार्ड्स और फोक टेल्स भी होते थे। लेकिन ज़्यादातर रीडिंग मटेरियल जो इनका होता था वो सब इंटरटेनमेंट बेस्ड होता था। और इंग्लैंड में क्या फेमस हुआ, इंग्लैंड में फेमस हुआ पेनी चैप बुक्स। ये पैटी पैडलर्स के ज़रिए ली जाती थी, जिनको चैपमैन कहा जाता था। चैपमैन मतलब जो चैप बुक्स को लेकर आते थे, और चैप बुक्स मतलब ये एक ही पैनी की मिला करती थी, जिसकी वजह से गरीब भी आसानी से इसको ख़रीद सकता था। अर्ली 18th सेंचुरी तक इंफॉर्मेशन के जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जैसे अब इंटरटेनमेंट के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आने लगे बुक्स में। दूसरा, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स जो हैं इनमें इंफॉर्मेशन होती थी किस चीज़ के बारे में, ट्रेड के बारे में या उस वक्त के डेवलपमेंट के बारे में। दूसरा, जो आइडियाज़ होते थे साइंटिस्ट के या फिलोसोफर्स के, ये भी लोगों तक आसानी से पहुंच जाते थे, और लोग बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन कर सकते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे आइजैक न्यूटन जो हैं, इन्होंने अपनी डिस्कवरीज़ को पब्लिश किया, और जो साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स थे उन्होंने एक दूसरे की थ्योरीज़ पर काम करना शुरू किया। यानी हमने ये भी देखा है ना कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं जो अपनी नई थ्योरी देते हैं, फिर उस पर कोई और थ्योरी देता है, यानी क्लैश करते हैं या फिर डिबेट करते हैं, उस पर बहस होती है, फिर उसको प्रूफ किया जाता है। तो इस तरह ये आइडियाज़, ये थ्योरीज़ जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती गई। इसके साथ साथ राइटिंग ऑफ थिंकर्स जो हैं, जैसे उस वक्त के जो थिंकर्स थे, थॉमस पेन, वोल्टायर, जीन जैक रूसो, इनकी भी प्रिंट जो है वो वाइडली रीड किए गए, और हर तरह के आइडियाज़ जो हैं वो लोगों के बीच में स्प्रेड होने लगे। इसका फर्स्ट सब टॉपिक है आपका ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते थे कि बुक जो है वो पूरी दुनिया को बदल कर रख देंगी, और वो ख़त्म कर देंगी सोसाइटी से डेस्पोटिज़म और टायरनी। डेस्पोटिज्म कहते हैं एक तरह से डिक्टेटरशिप को, और टायरनी कहते हैं उसका गलत इस्तेमाल। तो जो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर थे, ये एक नॉवेलिस्ट थे 18th सेंचुरी में फ्रांस में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा द प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज़ द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। यानी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बहुत ही पावरफुल इंजन है हमारी प्रोग्रेस का, जिसके ज़रिए हम डेस्पोटिज्म को पूरी तरह से हटा सकते हैं अगर हमारे पास पब्लिक ओपिनियन का फोर्स हो। यानी हम जो है हमारे ऊपर राज करने वाले लोगों को हटा सकते हैं, हमारे साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और साथ ही साथ हम इस डिस्पोटिज्म और टायरनी को चेंज कर सकते हैं। और इनकी ये बात, यानी लुइस सेबेस्टियन मर्सियर की ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी लगती है जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं। तो आपका सब टॉपिक सेकंड है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जब थिंकर्स ने ये बात करनी शुरू की कि प्रिंट के ज़रिए जो है वो रिवॉल्यूशन आ सकता है, तो 3 तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो है वो उभर कर आए।
सबसे पहला है कि प्रिंट जो है वो पॉपुलराइज करती है आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट को, और लोग जो है वो क्वेश्चन करने लगते हैं अपने ट्रेडिशन पर, सुपरस्टिशन पर और डेस्पोटिज्म पर। यानी लोग जो है वो धर्म पर, डिक्टेटर पर, अपने राजा पर सवाल उठाने लगते हैं। और जो फ्रेंच थिंकर्स थे उस वक्त के, इन्होंने किया भी यही। इन्होंने चर्च पर सवाल उठाए, एस्टेट की डेस्पोटिक पावर पर सवाल उठाए, और इन्होंने लोगों के ट्रेडिशन को चैलेंज किया कि वो किस तरह के ट्रेडिशन को कब से फॉलो किए जा रहे हैं और उनको कुछ मालूम ही नहीं है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने लोगों की सोच को जो है वो खोल दिया। और उस वक्त के जो काफ़ी पॉपुलर थिंकर हैं जैसे वोल्टायर और रूसो, इनका जो टेक्स्ट है वो वाइडली पढ़ा गया, और जो ये बुक्स पढ़ते थे वो दुनिया को एक नई तरीके से देखते थे। ये आंखें जो थीं ये सवाल करती थीं, क्रिटिसाइज़ करती थीं उस वक्त के सिस्टम को। दूसरा है कि प्रिंट ने क्रिएट किया है नया कल्चर डायलॉग का और डिबेट का। यानी अब लोग एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे हैं, और जितनी भी पुरानी वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उन पर बहस की जाने लगी है। यानी उनका रीज़न पूछा जाने लगा है, और लोग जो हैं अपने आइडियाज़ और बिलीफ पर क्वेश्चन करते हैं। और सिर्फ क्वेश्चन करने तक ही लोग सीमित नहीं रहते, बल्कि उसका कोई न्यू आइडिया भी निकाल लेते हैं। थर्ड, 1780s में प्रिंट कल्चर ने पूरी तरह से रॉयल्टी को क्रिटिसाइज़ किया और उनकी मोरालिटी पर सवाल उठाए। उस वक्त का फ्रांस का समाज जो है वो कई हिस्सों में बटा हुआ था। बेसिकली कहें हम तो कह सकते हैं कि दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ नोबल्स आते थे और एक तरफ गरीब लोग, जिसकी सारी जिम्मेदारियां, टैक्सेस वगैरह जो है वो गरीब लोगों पर थे। तो इस प्रिंट ने लोगों के जहनों में ये सवाल उठाया कि क्यों जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, वही सारे टैक्सेस क्यों पे करें, वही पूरी स्टेट की जिम्मेदारी क्यों उठाएं, या सारे जितने भी राइट्स हैं वो फर्स्ट स्टेट वाले लोगों के लिए क्यों हैं। तो इस तरह के कई सारे टिपिकल क्वेश्चंस थे जो उस वक्त की मोनार्की पर या डेस्पोटिज्म पर उठाए गए, जिसका नतीजा हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और अगर हम देखें तो ये लिटरेचर ही है जिसके सर्कुलेट होने की वजह से लोगों के जहनों में, लोगों के दिमागों में जो है वो गुस्सा भर गया था मोनार्की के ख़िलाफ़। लेकिन ये बात भी याद रखने की है कि लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही तरह का लिटरेचर नहीं पढ़ रहे थे। अगर लोग वोल्टायर और रूसो के टेक्स्ट को पढ़ रहे थे तो साथ ही साथ वो मोनार्कियल और चर्च के प्रोपेगेंडा वाले टेक्स्ट भी पढ़ रहे थे। यानी जो चर्च और मोनार्क के ज़रिए टेक्स्ट निकाले जाते थे जिनमें उनकी बड़ाई थी या वो लोगों की भलाई के लिए जो काम कर रहे थे वो बताए गए थे, उन सब चीज़ों को भी लोग पढ़ते थे और बहुत सारे लोग उन सब चीज़ों को सही मानते थे। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त का समाज जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, दो हिस्सों में बट गया था कि एक जो मोनार्की को या डेस्पोटिज्म को या चर्च को क्रिटिसाइज़ करते थे, उन पर क्वेश्चन करते थे, और दूसरे जो इन सब चीज़ों को सही मानते थे और अपने पुराने कंजर्वेटिज्म वाले ख़यालात पर कायम थे। क्योंकि ये लोग जो थे अलग अलग तरह के टेक्स्ट पढ़ते थे और ये चीज़ों को अपने तरीके से इंटरप्रिटेट कर लेते थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रिंट ने इनके माइंड्स को शेप नहीं दी, बल्कि अलग तरीके से सोचने की संभावनाएं पैदा कर दी। यहाँ आपका 4th टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। आई होप